देखो, आज हम पीडिया चालू करने वाले हैं। इसमें हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। हम इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ने से पहले फ्लूइड के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? वाटर। ठीक, वाटर हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहता है। वाटर इज सिंगल लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट इन ह्यूमन बॉडी। जितना वाटर हमारी बॉडी में पाया जा रहा है, उसको हम टोटल बॉडी वाटर कहते हैं। टोटल बॉडी वाटर मतलब टोटल टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ ऑफ वाटर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। ठीक, इसी को हम बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं टोटल बॉडी वाटर। तो जो अर्ली फीटल लाइफ रहता है, अर्ली फीटल लाइफ में, ठीक, अर्ली फीटल लाइफ में ये जो टोटल बॉडी वाटर है, ये लगभग 90% होता है बॉडी वेट का। ठीक, जैसे बच्चा पैदा होने वाला होता है, ये घट करके 75 टू 80% ही रह जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हाँ, पहले साल के अंत तक ये क्या हो जाता है? ये घट करके 60% तक रह जाता है। और ये जो 60% है, ये कांस्टेंट बना रहता है। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है टोटल बॉडी वाटर में, ये होता क्यों है? इसके कुछ कारण है। इसका जो प्रमुख कारण है, वो है मसल ग्रोथ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा या फीटल लाइफ में ही उसमें जो डेवलपमेंट होते हैं, उसके कारण, मसल ग्रोथ के कारण, उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है। दूसरा जो मेन कारण है, वो है एडिपोज टिश्यू। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसमें फैट टिश्यू डेवलप होंगे। तो वो जो फैट टिश्यू है, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक, इसी कारण जैसे आप जो ओबीज बच्चे देखेंगे, जो मोटे बच्चे देखेंगे, उनमें लीन बच्चों की तुलना में उनमें कम बॉडी वाटर होता है। यानी उनका जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होगा उनकी बॉडी में, वो कम होगा लीन की तुलना में। और सेक्स डिफरेंसेस भी रहते हैं। फीमेल में फीमेल में टोटल बॉडी वाटर कम होता है। इसका कारण है क्योंकि फीमेल में एडिपोज टिश्यू की संख्या ज्यादा होती है, उनमें फैट टिश्यू ज्यादा होते हैं मेल की तुलना में। इस कारण से उनमें जो टोटल बॉडी वाटर है, वो कम हो जाता है। देखो, जो ह्यूमन बॉडी है, इसके टोटल बॉडी वेट को इसके टोटल बॉडी वेट को हम दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं। कौन कौन सा? पहला है ड्राई वेट, पहला है ड्राई वेट, और उस बॉडी में मौजूद टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर, जिसे हम TBW शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने बताया कि टोटल बॉडी वाटर जो है, ये लगभग कितना है? 60% है टोटल बॉडी वेट का। 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो बचा हुआ जो 40% है, बचा हुआ जो 40% है, वो उस व्यक्ति का ड्राई वेट रहेगा। ठीक है, अब हम आगे इस टोटल बॉडी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इस टोटल बॉडी वाटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, बॉडी में कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो टोटल बॉडी वाटर है, ये अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर की जगह आप टोटल अमाउंट ऑफ वाटर लिखें। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये कितना होता है? ये लगभग होता है 60%, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इस टोटल बॉडी वाटर को अगर हम बॉडी में कंपार्टमेंट बनाकर डिवाइड करना चाहें, तो दो कंपार्टमेंट में ग्रॉसली डिवाइड कर सकते हैं। एक वो वाटर जो सेल के अंदर मौजूद है, जो ये सेल है, इस सेल के अंदर जो वाटर मौजूद है, उसको हमने एक नाम दे दिया इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ICF। और वो वाटर
जो कि सेल के बाहर मौजूद है, जिसको हमने नाम दे दिया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो टोटल बॉडी वाटर का कितना अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर मौजूद है और कितना अमाउंट ऑफ वाटर सेल के बाहर मौजूद है। तो जो 2/3 है टोटल बॉडी वाटर का, लगभग 40%, 2/3 आप निकालेंगे 60% का, ये रहा आपका 60% और इसका 2/3, ठीक, 3 से ये कट गया 20, लगभग 40%। ठीक है, ये 40% सेल के अंदर मौजूद वाटर है और बचा हुआ 20% ये सेल के बाहर मौजूद वाटर है। ठीक है, अब ये जो सेल के बाहर मौजूद वाटर या फ्लूइड है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सा? वो फ्लूइड जो वेसल्स के अंदर मौजूद है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड मौजूद है, उसको हमने बोल दिया, नाम दिया इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। और जो वेसल्स के बाहर मौजूद है, उसको हमने एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड नाम दिया। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड, वेसल्स के बाहर मौजूद फ्लूइड। तो वेसल्स के बाहर जो सेल्स हैं, इस सेल के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इस स्पेस में मौजूद फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, आईएसएफ। ठीक, और ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, उसको हमने नाम दे दिया इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ब्लड वेसल के अंदर कौन सा फ्लूइड मौजूद रहता है? तो अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर हम देखते हैं कि जो आपका ब्लड है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन सा? एक फ्लूइड पोर्शन है उसका, ठीक है, और एक सेलुलर पोर्शन है, यानी कि सेल्स में डिवाइड कर दिया गया। जो फ्लूइड वाला पोर्शन है, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अगर आप एक ट्यूब में आप ब्लड लें और इस ब्लड को बहुत तेजी से अगर नचाया जाए, क्या होगा कि जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या होती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, सेडिमेंट हो जाती हैं, सेडिमेंट हो जाती है नीचे। ठीक, और जो फ्लूइड वाला पोर्शन है, ठीक, जो फ्लूइड वाला पोर्शन है, ये मान लो नीले कलर से मैं बना दे रहा हूं, ये फ्लूइड वाला पोर्शन ऊपर आ जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड वाला पोर्शन प्लाज्मा है, ये पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही एक पार्ट है। ठीक, और जो सेल्स है, सेल्स में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं? रेड ब्लड सेल पाया जाता है आपका, व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं कि ये जो इनसाइड वेसल जो फ्लूइड मौजूद है, प्लाज्मा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही पार्ट है। कितना रहता है? अगर हम इस 20% को, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 4 पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका 3/4 एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड होता है, लेकिन ये 3/4 से थोड़ा सा कम रहता है। ठीक, और 1/4 पोर्शन जो है, 1/4 पोर्शन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है। 3/4 पोर्शन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड है, और 1/4 पोर्शन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है। ठीक है, अब आगे एक और फ्लूइड होता है जिसको हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, टीसीएफ। ठीक, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है और शरीर में जो बॉडी कैविटीज होती हैं, ठीक, उनमें ये मौजूद रहता है। जैसे जो आपका हार्ट है, जो आपका हार्ट है, उसके चारों ओर की जो कवरिंग रहती है, ठीक, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक, इस पेरिकार्डियम में जो कैविटी मौजूद रहती है, उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद रहता है, ठीक,
उसी को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसी तरीके से हमारा जो लंग्स है उसके चारों ओर भी एक ऐसी ही कवरिंग रहती है और उसमें मौजूद जो फ्लूइड रहता है उसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके से हमारा जो जॉइंट्स है उसमें साइनोवियल जॉइंट, उनमें साइनोवियल फ्लूइड्स पाए जाते हैं। ठीक, लिम्फ ऐसे है, प्लूरल प्लूरल फ्लूइड मैंने बता ही दिया, पेरिटोनियल फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ये सब क्या है? ये सब ट्रांससेलर फ्लूइड है और ये ट्रांससेलर फ्लूइड ईसीएफ का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड। ठीक, जो कि लेस देन 1% पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड का लेस देन 1%, या एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड ना कहो, टोटल बॉडी वाटर का लेस देन 1% ये ट्रांससेलर फ्लूइड रहता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल से समझें कि एक 70 किलो का आदमी है या औरत है, अपने हिसाब से आप अपना जेंडर, इस फिगर का जेंडर निर्धारित कर लीजिए। तो ये एक 70 किलो का आदमी है, तो इसका लगभग 60%, 70 kg का 60% आपका क्या होता है? टोटल बॉडी वाटर। जब आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 42 लीटर आएगा। और इस 42 को आप इस 70 kg से आप घटाओगे तो लगभग 28 kg ये इसका क्या है? ड्राई वेट। ये इसका ड्राई वेट है और ये 42 लीटर इसका टोटल बॉडी वाटर है। अब इस टोटल बॉडी वाटर को मैंने जो पीछे बताया है उसके अकॉर्डिंग हम कंपार्टमेंट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इस 42 लीटर को 3 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। ठीक, लगभग 14 लीटर आएगा, 14 14 और 14। तो मैंने बताया था टू थर्ड पोर्शन इनसाइड द सेल पाया जाएगा, लगभग 28 लीटर ये सेल के अंदर मौजूद रहेगा ये फ्लूइड। और 14 लीटर बचा हुआ 1/3 ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में मौजूद रहेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसको भी हम 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं, तो लगभग 3.5 3.5 3.5 3.5 इस तरीके से 4 बराबर हिस्से में मैंने बांट लिया। तो इसका 3/4 पोर्शन ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहेगा जो कि सेल्स के बीच में मौजूद रहेगा। तो 3/4 लगभग जो है आपका 10.5 के समथिंग रहता है, लेकिन ये 10.5 पूरा नहीं होगा, 9.5 लीटर मान चलिए। ठीक है, और प्लाज्मा में 1/4 रहता है, यानी कि 3.5 लीटर जो है इस 70 kg के व्यक्ति में 3.5 लीटर प्लाज्मा होगा। ठीक है, और ट्रांससेलुलर फ्लूइड लेस देन 1 लीटर रहेगा। इसीलिए मैं बता रहा था कि 10.5 लीटर कंप्लीट नहीं होगा, ये 1 लीटर ट्रांससेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में ये मौजूद रहता है। ठीक है, तो जो टोटल बॉडी वाटर है इसको हमने 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। पहला है इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। ठीक है, तो वाटर के साथ इन कंपार्टमेंट्स में वाटर के साथ क्या पाया जाता है? सॉल्यूट्स भी पाया जाता है। इनमें वाटर के साथ सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि ये जो दोनों कंपार्टमेंट्स हैं इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में एक बैरियर प्रेजेंट होता है, एक बैरियर प्रेजेंट होता है जो कि इन दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करके रखता है। तो द बैरियर दैट
separates the two compartments, the two compartments that is known as cell membrane। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इन दोनों कंपार्टमेंट्स को अलग करके रखता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट इज फ्रीली परमिएबल फॉर it is freely permeable for it is freely permeable for water। मतलब कि जो वाटर है वो बिना बाउंडेशन के ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकता है, बट इट इज impermeable for it is impermeable for solute particle। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट्स है इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रीली पास नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन जो वाटर है उसको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो बड़े आराम से इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट रहता है। कंपोजिशन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ये क्या होता है? ये डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है ये भी आपने समझ लिया, क्योंकि इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में एक दीवार है, एक बैरियर है जो कि इन दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करके रखता है। ठीक है, यहां पर एक चीज जान लीजिए कि व्हाट इज कैटायन और एनायन क्या है। दो चीजें हैं, दो टर्म आ रहा है, कैटायन और एनायन। ठीक, तो पॉजिटिवली चार्ज जो भी होंगे वो हैं कैटायन। ठीक, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वो कैटायन कहलाते हैं। एनायन क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एनायन। जो हमारा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है इसमें सोल्यूट पार्टिकल कैटायन और एनायन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है इसमें जो मेजर कैटायन पाया जाता है वो है आपका सोडियम। दिस इज मेजर कैटायन। ठीक है, ये मेजर कैटायन है जो कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। मेजर एनायन कौन सा है जो कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है? वो है क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन। क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन ये दोनों मेजर एनायन है, मेजर एनायन फाउंड इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। बात करें इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की तो इसमें जो मेजर कैटायन है, जो प्रीडोमिनेंट कैटायन है वो है आपका पोटेशियम। ठीक, मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है मेजर कैटायन के फॉर्म में, लेकिन पोटेशियम ज्यादा होता है। ठीक,
इसमें जो एनायंस होते हैं वो है आपका प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और क्या है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये मेजर एनायन है, ये मेजर एनायन है जो कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जा रहा है। तो यहां पर मैं अगर लिखूं कि इन extracellular fluid, extracellular fluid, major cation is, major, major जो कैटायन है, मेजर कैटायन जो है वो है सोडियम आयन, ठीक है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो मेजर कैटायन है, जो मेजर कैटायन है वो है आपका पोटेशियम, ठीक है। नाउ ईसीएफ को हम और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो हमारा ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, हमने बताया था कि इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से? जो हमारा ईसीएफ है ये दो पार्ट, पहला तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा, दूसरा प्लाज्मा, इसमें डिवाइड हुआ है। तो जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, दीज आर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाने वाला फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है कि ये जो सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स, ठीक, ये सारी सेल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है उसको हम इंटरस्टिशियम या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसी को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो फ्लूइड है ये नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ठीक, ये जो फ्लूइड आप देख रहे हैं ये नॉन सर्कुलेटिंग, नॉन सर्कुलेटिंग, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ठीक, मतलब ये सर्कुलेट नहीं करता। और जो दूसरा था वो है प्लाज्मा, ठीक, दूसरा पार्ट जो ईसीएफ का है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट का जो दूसरा पार्ट है वो प्लाज्मा है। ये जो प्लाज्मा है ये एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ये एक सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। तो ये एक अमेजिंग डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है और जो प्लाज्मा है ये एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा है ये कहाँ पाया जाता है? ये वेस्कुलर सिस्टम के अंदर पाया जाता है, यानी इनसाइड द वेसल्स ये प्लाज्मा पाया जाता है। और और ये जो प्लाज्मा है इसके साथ इस वेसल्स में और भी चीजें हैं, जैसे सेल्स हैं, दीज आर आरबीसीज, ये आरबीसीज हैं, ठीक है। ये आपका डब्ल्यूबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज, और इधर प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये जो वेसल्स हैं, ठीक, इनके बीच इनकी जो वाल्स होती हैं, इनकी जो वाल्स होती हैं वो बहुत ही पोरस होती हैं। इन्हें हम पोरस कैपिलरी वाल बोलते हैं, ठीक है। दीज आर पोरस कैपिलरी, पोरस कैपिलरी वॉल, ठीक। इन पोर्स के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू जो प्लाज्मा का जो प्लाज्मा फ्लूइड है, जो प्लाज्मा फ्लूइड है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एक्सचेंज होता रहता है। इसलिए ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और प्लाज्मा, इनके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज रहती हैं, सिवाय एक के कि प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी कि इसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन पी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये प्रोटीन इनसाइड द वेसल ज़्यादा मात्रा में है, बल्कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं या ना के बराबर, ठीक है। क्यों?
क्योंकि ये जो पोर्स हैं इनका इनका साइज जो है छोटा है इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा प्रोटीन। यानी जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये इस पोरस कैपिलरी मेम्ब्रेन को, पोरस कैपिलरी वॉल को क्रॉस नहीं कर पाते, और इसलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यही मैंने आगे इसका डिफरेंस बताया है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा के बीच कौन कौन सा डिफरेंस है। पहला तो मैंने बता दिया था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, प्लाज्मा एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ठीक है, दूसरा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, ये सेल्स के चारों ओर यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है, और आपका जो प्लाज्मा है ये ब्लड वेसल के अंदर पाया जाएगा। ठीक, तीसरा जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था ये है प्रोटीन का, कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रोटीन पाई ही नहीं जाती, या पाई जाती है तो बहुत कम मात्रा में रहेगी, और जो प्लाज्मा है उसमें भर भर के प्रोटीन पाया जाएगा। क्यों? इसका कारण ये था कि जो हमारा कैपिलरी वॉल था, जो हमारा कैपिलरी वॉल था ये पोरस तो है, लेकिन ये जो पोर हैं इनका साइज इन कंपेरिजन टू प्लाज्मा प्रोटीन वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये प्लाज्मा प्रोटीन इस पोरस कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं आ पाते, जिसके कारण इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्लाज्मा मतलब प्रोटीन नहीं पाया जाता है जनरली। ठीक, अब अब हम देखते हैं कौन कौन से सोल्यूट पार्टिकल्स इस इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें पाए जाने वाला मेजर कैटायन कौन सा है, उसमें पाया जाने वाला मेजर कैटायन कौन सा है, वो है सोडियम। और मेजर एनायन कौन सा पाया जाता है, वो है आपका क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। तो चूंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा ये दोनों ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पार्ट हैं, ठीक, तो इसलिए इसमें भी वही सोल्यूट पार्टिकल पाए जाएंगे जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। कॉमन सेंस की बात है। तो प्लाज्मा में वही आपका सोडियम आयन, क्लोराइड एनायन और बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट एनायन ये जो है पाया जाता है। आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन पाया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक सोल्यूट पार्टिकल एक्स्ट्रा है प्लाज्मा में। कौन सा है वो? प्रोटीन, जो कि निगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लाज्मा है इसमें लॉट्स ऑफ प्रोटीन जो कि निगेटिवली चार्ज हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक बात ये कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड है ये आपका इस कैपिलरी मेम्ब्रेन से आसानी से क्रॉस करके जो है इसके थ्रू, इस पोरस कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू ये सोडियम क्लोराइड आसानी से क्रॉस कर जाता है। ठीक, यानी कि कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है, कैपिलरी मेम्ब्रेन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कैपिलरी मेम्ब्रेन परमीबल है फॉर सोडियम एंड क्लोराइड आयन। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कैपिलरी मेम्ब्रेन कैपिलरी मेम्ब्रेन कैपिलरी मेम्ब्रेन is permeable for सोडियम एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, वहां पर मैंने बताया था जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड था और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके बीच में जो आपका बैरियर था जो कि सेल मेम्ब्रेन था, वो सोल्यूट पार्टिकल के लिए इम्परमिएबल था, बट वाटर के लिए ये परमिएबल था। ठीक, यहां पर जो आपका सोडियम क्लोराइड है, सोल्यूट पार्टिकल है, उसके लिए ये परमिएबल होता है, उसके लिए कोई भी बैरियर कैपिलरी मेम्ब्रेन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन है,
जो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, इनसाइड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा, ठीक, एंड प्लाज्मा, ये हमेशा इक्वल होगा। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन प्लाज्मा, ये ऑलवेज इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई? क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड है इस कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू परमिएबल है, फ्रीली ये मूव कर सकते हैं, इनको इनके लिए कोई बैरियर नहीं है, ठीक। जब किसी चीज के लिए कोई बैरियर नहीं रहेगा तो उसकी कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड था, जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड था और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, उनके बीच में ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो वाटर होता है उसके लिए फ्रीली परमिएबल होता है, ठीक है।